देखिए बच्चों, हम लोग यूनिट नंबर 12 के अभ्यास प्रश्न सॉल्व कर रहे थे, जिनमें से 15 प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा कर चुके थे और आगे के प्रश्न हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 16, देखिए निम्नलिखित पदों यानी शब्दों का वर्णन करो। तो देखिए बच्चों, हमें कुछ पद दिए हुए हैं और उनका हमें वर्णन करना है। और पहला दिया हुआ है एसिटिलिनन। देखिए क्या दिया हुआ है, एसिटिलिनन। तो देखिए क्या होता है एसिटिलिनन। देखिए निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन अथवा प्रतिस्थापित बेंजीन अम्ल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर संगत कीटोन देते हैं। इसे फ्रिडल क्राफ्ट एसिटिलिनन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए बच्चों क्या होता है भाई, बेंजीन या जो प्रतिस्थापित बेंजीन होती है वो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अम्ल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करती है। और देखिए अभिक्रिया को समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे इस अभिक्रिया को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये क्या है, बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन की अभिक्रिया हम अम्ल क्लोराइड के साथ करवाते हैं। और देखिए हमने यहाँ पे कौन सा अम्ल क्लोराइड लिया है, एसिटिल क्लोराइड। देखिए ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड है। और देखिए बच्चों, ये जो अभिक्रिया होती है वो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। होता क्या है, ये जो एसिटिल समूह है, देखिए ये जो एसिटिल समूह है, तो एसिटिल समूह का बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन हो जाता है। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ के भी हुए हैं कि जो बेंजीन है वो एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है। तो होता क्या है, जो ये एसिटिल समूह है, एसिटिल समूह बेंजीन वाले पे आके जुड़ जाता है और एसिटोफिनोन यानी ये एक प्रकार का क्या है, कीटोन है। यानी एसिटोफिनोन का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर है। आगे देखिए, सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक जैसे अल्कोहल ROH, फिनोल C6H5OH तथा एमीन्स RNH2 की क्रिया बिना उत्प्रेरक के ही एसिटिल क्लोराइड से कराने पर ही इनका एसिटिलन हो जाता है। तो देखिए समझने की कोशिश करिए कि जो सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक होते हैं जैसे अल्कोहल है, फिनोल है या एमीन्स है, तो इनकी अभिक्रिया जब एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो किसी भी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती। यानी कहने का मतलब है कि बिना उत्प्रेरक के ही एसिटिल क्लोराइड के साथ इनकी अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, आया समझ में। आगे देखिए, देखिए इस अभिक्रिया को भी समझ लीजिए। देखिए बच्चों, इनकी अभिक्रिया को ध्यान से देखिएगा। देखिए ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड है। ठीक है, और देखिए एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया करवा रहे हैं हम एथेनॉल के साथ में। किसके साथ में, एथेनॉल के साथ में करवा रहे हैं। देखिए एथेनॉल क्या है, अल्कोहल है, सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक है। ठीक है, यहाँ पे पिरिडीन विलायक के रूप में काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो विलायक है वो पिरिडीन है। इन दोनों की अभिक्रिया से देखिए क्या होगा, ये H और Cl HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा और हमें एथिल एसीटेट प्राप्त होगा। ठीक है, आया समझ में आपको। यानी क्या हो गया, यहाँ पे जो हमने एथेनॉल लिया है, एथेनॉल का एसिटिलन हो गया। ठीक है, यानी एसिटिल समूह इस एथेनॉल से आके जुड़ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बन गया, एथिल एसीटेट बन गया। इसी तरीके से देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम फिनोल के साथ करवा रहे हैं। लीजिए भाई, फेनिल एसीटेट बन गया और साथ में बन गया एसिटिक अम्ल। ठीक है, इसी तरीके से देखिए बच्चों, एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया अगर एथिल एमीन के साथ करवाते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एन एथिल एसिटेमाइड का क्या होता है, निर्माण, और HCl बाहर निकल जाती है। क्लियर है। तो आपको ये अभिक्रियाएं भी समझ में आई होगी। और देखिए बच्चों, ये तीनों ही अभिक्रियाएं हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब दूसरा देखिए, कैनिजारो अभिक्रिया। तो देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे कैनिजारो अभिक्रिया के बारे में। देखिए कैनिजारो अभिक्रिया वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते सांद्र क्षार यानी NaOH या KOH की उपस्थिति में स्वयं ऑक्सीकरण तथा अपचयन, जिसे हम असमानुपातन भी कहते हैं, दर्शाते हैं। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में अपचयित होता है जबकि दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है। क्लियर है। तो देखिए बच्चों, इस कैनिजारो अभिक्रिया को भी हम पढ़ के आए हुए हैं और ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है वही कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। तो देखिए अभिक्रिया देखिए,
देखिए बच्चों, यहाँ पे अभिक्रिया को समझने की कोशिश करिए और ये अभिक्रियाएं हम लोग पढ़ के भी आए हुए हैं। देखिए देखिए ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड के ये 2 अणु हैं और हमें पता है कि फॉर्मेल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु जब सांद्र KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो असमानुपातन होता है। यानी कहने का मतलब है कि फॉर्मेल्डिहाइड का जो एक अणु है उसका तो अपचयन हो जाता है और दूसरे का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। और देखिए हमें प्राप्त होता है मेथेनॉल। देखिए ये अल्कोहल प्राप्त हो गया, मेथेनॉल, और साथ में देखिए हमें अम्ल का पोटेशियम लवण यानी पोटेशियम फॉर्मेट भी प्राप्त होता है। क्लियर है। इसी तरीके से देखिए ये हमारा बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, देखिए बेंजल्डिहाइड में भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो बेंजल्डिहाइड भी कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं और सांद्र NaOH की उपस्थिति में। देखिए बच्चों, सांद्र NaOH की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड के 2 अणु आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक तो बनता है बेंजिल अल्कोहल और एक बनता है सोडियम बेंजोएट। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए तीसरी अभिक्रिया, देखिए क्रॉस एल्डोल संघनन। देखिए बच्चों, अब हम लोग क्रॉस एल्डोल संघनन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए क्रॉस एल्डोल संघनन, जब 2 भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन के मध्य एल्डोल संघनन होता है तो उसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। देखिए बच्चों, एल्डोल संघनन भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है और इसी में हम लोगों ने क्रॉस एल्डोल संघनन भी पढ़ा। यानी होता क्या है, जब 2 भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड या कीटोन के मध्य एल्डोल संघनन अभिक्रिया होती है तो इसे कहा जाता है क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। देखिए यदि दोनों यौगिकों में अल्फा हाइड्रोजन हो तो 4 उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे देखिए एथेनेल व प्रोपेनेल के मिश्रण की एल्डोल संघनन अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि अगर दोनों यौगिकों में, यानी कहने का मतलब है जो हम 2 भिन्न भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड या भिन्न भिन्न प्रकार के कीटोन काम में ले रहे हैं, अगर दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं तो हमें 4 उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे एथेनेल और प्रोपेनेल के मिश्रण की एल्डोल संघनन अभिक्रिया के बारे में। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए इस अभिक्रिया को। देखिए ये तो है हमारा एथेनेल और ये क्या है, प्रोपेनेल। देखिए बच्चों, एथेनेल और प्रोपेनेल के बीच में क्या हो रहा है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया हो रही है। और ये अभिक्रिया देखिए हमें पता है तनु NaOH की उपस्थिति में होती है। यानी पहले अभिक्रिया तनु NaOH की उपस्थिति में होती है और फिर इन्हें किया जाता है गर्म, और जब गर्म करते हैं तो इनका हो जाता है निर्जलीकरण। क्लियर है। यानी कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में जब एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगी तो देखिए हमें ये 4 उत्पाद प्राप्त होंगे। देखिए समझिए, पहला उत्पाद तो ये है, इसका नाम है ब्यूट-2-इनेल। देखिए बच्चों, एक तो हमें प्राप्त होता है ब्यूट-2-इनेल। ठीक है, दूसरा उत्पाद हमें ये प्राप्त होता है 2-मेथिल-पेंट-2-इनेल। इसी तरीके से तीसरा उत्पाद हमें प्राप्त होता है 2-मेथिल-ब्यूट-2-इनेल और चौथा उत्पाद हमें प्राप्त होता है पेंट-2-इनेल। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए इन उत्पादों को। इधर देखिए, देखिए बच्चों वापस समझ लीजिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा एथेनेल है, ये हमारा प्रोपेनेल है। इन दोनों के बीच में एल्डोल संघनन अभिक्रिया हो रही है तनु NaOH की उपस्थिति में। यानी पहले तो तनु NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है और फिर इसे हम करते हैं गर्म। तो हमें यहाँ पे 4 उत्पाद प्राप्त होते हैं। देखिए ये चारों उत्पाद है, ब्यूट-2-इनेल, 2-मेथिल-पेंट-2-इनेल, 2-मेथिल-ब्यूट-2-इनेल और पेंट-2-इनेल। क्लियर है। अब देखिए समझने की कोशिश करिए, इस उत्पाद का जो निर्माण होता है, देखिए बच्चों इस उत्पाद का जो निर्माण होता है वो एथेनेल के 2 अणुओं से होता है। यानी दोनों एथेनेल के अणुओं के बीच में जब एल्डोल संघनन अभिक्रिया होती है तो हमें ये वाला उत्पाद यानी ब्यूट-2-इनेल प्राप्त होता है। क्लियर है। इसी तरीके से देखिए ये जो उत्पाद है, ये जो दूसरा उत्पाद है, ये 2-मेथिल-पेंट-2-इनेल, ये उत्पाद हमें प्राप्त होता है जब प्रोपेनेल के 2 अणु आपस में एल्डोल संघनन अभिक्रिया करते हैं। यानी ये जो दोनों उत्पाद बनते हैं ये तो सरल एल्डोल संघनन के उत्पाद होते हैं। क्लियर है। आया समझ में आपको। भाई ये जो 2 उत्पाद है, जो ये पहला और दूसरा उत्पाद है, ये दोनों तो सरल एल्डोल संघनन के उत्पाद होते हैं। और देखिए इन दोनों के साथ साथ ये 2 उत्पाद भी बनते हैं जो कि क्रॉस एल्डोल उत्पाद है। और देखिए समझने की कोशिश करिए, ये जो तीसरे नंबर का उत्पाद है 2-मेथिल-ब्यूट-2-इनेल, ये कब बनता है, जब एथेनेल के एक अणु तथा प्रोपेनेल के एक अणु आपस में भाग लेते हैं। देखिए जो समझने की कोशिश करिए, भाई ये जो हमारा बना हुआ है उत्पाद जो बना है, ये उत्पाद कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ समझने की कोशिश करिए, इस उत्पाद में होता क्या है, प्रोपेनेल का अणु
समझिए बच्चों, इसमें होता क्या है, जो प्रोपेनॉल का अणु होता है वो एथेनॉल के अणु के ऊपर आक्रमण करता है, तब तो हमें प्राप्त होता है ये उत्पाद। यानी ये उत्पाद बनेगा एथेनॉल और प्रोपेनॉल दोनों के बीच एल्डोल संघनन से। लेकिन इसमें होता क्या है, एथेनॉल जो है, एथेनॉल के ऊपर प्रोपेनॉल का आक्रमण होता है। इसी तरीके से अगर हम इस 4th नंबर के इस उत्पाद की बात करें, हम लोग पेंट टू इनेल की बात करें, तो देखिए पेंट टू इनेल का निर्माण भी एथेनॉल और प्रोपेनॉल के अणुओं से ही होता है। यानी एथेनॉल और प्रोपेनॉल के अणुओं के बीच में एल्डोल संघनन से ही इसका निर्माण होता है। लेकिन इसमें होता क्या है, देखिए इसमें प्रोपेनॉल के अणु के ऊपर एथेनॉल का अणु क्या करता है, आक्रमण करता है। क्लियर है? तो देखिए इस तरीके से ये 4 उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। और देखिए बच्चों, इस अभिक्रिया को हम लोग पढ़ के भी आए हुए हैं। मैंने आपको, जब हम लोगों ने एल्डोल संघनन पढ़ा था, तो क्रॉस एल्डोल संघनन के बारे में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो देखिए आप परीक्षा में इस तरीके से क्रॉस एल्डोल संघनन के बारे में लिख के आएंगे और इस तरीके से अभिक्रिया को बताकर इन 4 उत्पादों के बारे में बताएंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए क्रॉस एल्डोल संघनन में कीटोन भी प्रयुक्त हो सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ समझने की कोशिश करिए कि जो क्रॉस एल्डोल संघनन होता है उसमें कीटोन भी काम में आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ये तो हमने ले लिया बेंजील्डिहाइड, ठीक है, और ये हमने ले लिया हमारा एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन ले लिया हम लोगों ने। और देखिए इनकी अभिक्रिया करवा रहे हैं OH- क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे हैं 293 केल्विन पर। तो देखिए हमें क्या उत्पाद प्राप्त होगा, 1,3-डाइफेनिल प्रोप 2-in-1-ओन, जिसे हम बोलते हैं बेंजल एसिटोफिनोन। तो ये हमें मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब चौथा देखिए, वी कार्बोक्सिलन। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, वी कार्बोक्सिलन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवणों को सोडा लाइम यानी NaOH तथा CaO 3:1 का मिश्रण के साथ गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है एवं हाइड्रोकार्बन प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया वी कार्बोक्सिलन या वी कार्बोक्सिलीकरण कहलाती है। और इस अभिक्रिया को हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हुए हैं। तो देखिए बच्चों, अभिक्रिया को देखिए, देखिए ये अम्ल का सोडियम लवण है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, ये अम्ल का सोडियम लवण है और इसकी अभिक्रिया हम सोडा लाइम के साथ करवा रहे हैं, यानी सोडा लाइम की उपस्थिति में इसको हम गर्म कर रहे हैं। ये बन गया Na2CO3 और साथ में ये हमारी क्या बन गई, हाइड्रोकार्बन बन गई, यानी किसी एल्केन का क्या हो गया, निर्माण। ठीक है, इस तरीके से देखिए इस उदाहरण को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। हमने ये क्या ले लिया, सोडियम एसीटेट, ये सोडियम एसीटेट ले लिया हम लोगों ने, इसकी अभिक्रिया सोडा लाइम के साथ करवा रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, हमें क्या प्राप्त हो गया, मैथेन। देखिए मैथेन बन गई और Na2CO3 का क्या हो गया यहाँ पे, निर्माण। क्लियर है? तो इस तरीके से ना अभिक्रियाओं को हम लिख के आएंगे। चले आगे, चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 17। देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक संश्लेषण में छूटे हुए प्रारंभिक पदार्थ, अभिकर्मक अथवा उत्पादों को लिखकर पूर्ण कीजिए। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे कुछ संश्लेषण अभिक्रियाएं दी गई है और इनमें कुछ प्रारंभिक पदार्थ, अभिकर्मक या उत्पाद छूटे हुए हैं जिनके बारे में हमें बताना है। तो देखिए पहली अभिक्रिया, देखिए बच्चों ये हमारी पहली अभिक्रिया है। देखिए बच्चों, ये हमें दिया हुआ है एथिल बेंजीन, ये हमें क्या दिया हुआ है, एथिल बेंजीन। ठीक है, एथिल बेंजीन की अभिक्रिया KMnO4 और KOH के साथ करवा रहे हैं, साथ में ताप दे रहे हैं। ठीक है, हमें बताना है क्या उत्पाद बनेगा। तो देखिए बच्चों समझिए, भाई एथिल बेंजीन है और एथिल बेंजीन की अभिक्रिया KMnO4 KOH के साथ ताप की उपस्थिति में, यानी ताप देते हुए अगर करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम बेंजोएट प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब है ये जो पार्श्व श्रृंखला है, जो ये पार्श्व श्रृंखला है, एथिल समूह है, इस एथिल समूह का ऑक्सीकरण हो जाएगा और क्या मिलेगा हमें, ये पोटेशियम बेंजोएट। तो देखिए क्या प्राप्त हुआ यहाँ पे, पोटेशियम बेंजोएट। क्लियर है? आगे देखिए, ऐसे देखिए दूसरा, देखिए बच्चों दूसरा हमें दिया हुआ है थैलिक अम्ल। देखिए बच्चों ये थैलिक अम्ल है और थैलिक अम्ल की अभिक्रिया हम SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड के साथ करवा रहे हैं। ये थायोनिल क्लोराइड है, इसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं और ताप भी दे रहे हैं। ठीक है, अब हमें बताना है कि यहाँ पे क्या उत्पाद बनेगा। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, ये हमारा क्या है, थैलिक अम्ल है। ठीक है, थैलिक अम्ल की अभिक्रिया हम थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो हमें प्राप्त होगा थैलिल क्लोराइड। क्या होगा, थैलिल क्लोराइड। तो क्या होगा, देखिए बच्चों इस OH समूह पे और इस OH समूह पे, इन दोनों पे ही Cl समूह आके जुड़ जाएगा और थैलिल क्लोराइड उत्पाद के रूप में बनेगा। ठीक है, चलिए आगे।
अब देखिए तीसरा, देखिए बच्चों ये क्या है, बेंजल्डिहाइड है, और बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं सेमी कार्बेजाइड के साथ। देखिए बच्चों ये हम लोग पढ़ के आए हुए हैं बहुत अच्छे से। देखिए बच्चों बेंजल्डिहाइड और इसकी अभिक्रिया सेमी कार्बेजाइड के साथ करवा रहे हैं, और हमें बताना है कि क्या उत्पाद बनेगा। और देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ पे बनेगा सेमी कार्बेजोन। तो देखिए अभिक्रिया को समझिए, ये हमारा क्या है, बेंजल्डिहाइड है, और बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया जब हम सेमी कार्बेजाइड के साथ करवाते हैं तो देखिए हमें बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन प्राप्त होता है। और देखिए बच्चों इस अभिक्रिया को समझ लीजिए, देखिए C6H5C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इस बाकी मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, सेमी कार्बेजाइड को देखिए H2N NH डबल बॉन्ड ONH2। देखिए बच्चों समझिए, जो हमारा सेमी कार्बेजाइड है, सेमी कार्बेजाइड को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। इसमें क्या होगा, ये H2 और ये O जल के रूप में बाहर निकल जाएंगे। और देखिए C6H5CH डबल बॉन्ड NH डबल बॉन्ड ONH2, यानी हमारे बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा उत्पाद बनेगा। क्लियर है? आगे देखिए, अब चौथा देखिए, ये बेंजीन है, ठीक है, और बेंजीन से बन रहा है बेंजोफिनोन। देखिए जो समझिए बेंजीन है, और बेंजीन से बेंजोफिनोन का निर्माण कैसे होगा, तो देखिए समझिए यहाँ पे। देखिए बच्चों ये बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन की अभिक्रिया हम करवाएंगे C6H5COCl, इसके साथ हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए बेंजोल क्लोराइड, इसे कहते हैं बेंजोल क्लोराइड। तो जब बेंजीन की अभिक्रिया बेंजोल क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो देखिए यहाँ पे C6H5C डबल बॉन्ड O, जो ये समूह है, ये समूह बेंजीन वाले पे आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी यहाँ पे इस समूह का, बेंजोल समूह का, हम बेंजोल बोल सकते हैं कि जो बेंजोल समूह है इसका इलेक्ट्रॉन इसने ही प्रतिस्थापन हो जाता है बेंजीन वाले पर, और इस तरीके से बेंजोफिनोन का क्या होता है, निर्माण। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा भाई, हमने किस किस के साथ अभिक्रिया करवाई, बेंजोल क्लोराइड के साथ में AlCl3 की उपस्थिति में। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब पांचवा देखिए बच्चों, ये हमें कोई कंपाउंड दिया हुआ है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, ये हमें कोई कंपाउंड दिया हुआ है और इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं हम टोलेन रिएजेंट के साथ। हमें बताना है क्या उत्पाद बनेगा। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, और देखिए ये जो हमें कंपाउंड दिया हुआ है इसका नाम है 4-ऑक्सोसाइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। देखिए बच्चों समझिए, देखिए समझने की कोशिश करिए, ये हमें दिया हुआ है 4-ऑक्सोसाइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। क्लियर है? इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं टोलेन अभिकर्मक के साथ में, और देखिए क्या होगा, जो एल्डिहाइडिक समूह है वो अम्ल समूह में बदल जाएगा। तो देखिए हमें क्या उत्पाद प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 4-ऑक्सोसाइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट आयन। तो देखिए इस तरीके से कार्बोक्सिलेट आयन का यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। छठा देखिए बच्चों, हमें दिया हुआ है ये फार्मिल बेंजोइक अम्ल। देखिए फार्मिल बेंजोइक अम्ल दिया हुआ है, इसकी अभिक्रिया हम NaCN यानी सोडियम साइनाइड के साथ करवा रहे हैं HCl की उपस्थिति में। तो देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ पे भी समझने की कोशिश करिए इस अभिक्रिया को। देखिए तो ये हमारा फॉर्मिल बेंजोइक अम्ल है, और फॉर्मिल बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया हम NaCN और HCl के साथ करवा रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे साइनोहाइड्रिन का निर्माण होगा, यानी ये जो हमारा एल्डिहाइडिक समूह है इस समूह पर NaCN का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, और इस तरीके से हमें ये उत्पाद प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए सातवां, देखिए बच्चों, देखिए ये बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड है, और ये हमारा है प्रोपेनल। देखिए बच्चों बेंजल्डिहाइड और प्रोपेनल, इनके बीच में हम अभिक्रिया करवा रहे हैं तनु NaOH की उपस्थिति में, यानी तनु NaOH की उपस्थिति में हम इन्हें गर्म कर रहे हैं। क्या होगा, यहाँ पे एल्डोल संघनन होगा, और देखिए क्या उत्पाद बनेगा। देखिए जो समझने की कोशिश करिए। अब देखिए बच्चों होगा क्या, इन दोनों के बीच में जब एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगी तो देखिए हमें 2-मेथिल-3-फेनिल प्रोपिनेल प्राप्त होगा। तो देखिए जो हमें यहाँ पे उत्पाद प्राप्त होगा वो कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा, 2-मेथिल-3-फेनिल प्रोपिनेल। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। ऐसे देखिए आठवां, देखिए बच्चों ये हमें दिया हुआ है एथिल। देखिए ये हमें दिया हुआ है एथिल 3-ऑक्सो। देखिए बच्चों समझिए, एथिल 3-ऑक्सो ब्यूटेनोएट। क्या है ये, देखिए बच्चों ये कंपाउंड है एथिल, देखिए ये एथिल हो गया, और 1 2 3 ऑक्सो। देखिए एथिल 3-ऑक्सो ब्यूटेनोएट,
ब्यूटेनोएट। देखिए हमें ये कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें कंपाउंड दिया हुआ है। इसकी अभिक्रिया हम NaBH4 और H+ के साथ करवा रहे हैं, यानी इसका अपचयन करवा रहे हैं। तो देखिए बच्चों होगा क्या, इसका अपचयन करवाने पर समझिए जो यहाँ पे ये जो समूह है C+O, जो ये कीटोनिक समूह है, ये कीटोनिक समूह एल्कोहलिक समूह में बदल जाएगा, क्योंकि NaBH4 के द्वारा एस्टर समूह का अपचयन नहीं होता है। हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे होगा क्या, जो यहाँ पे ये कीटोनिक समूह है, ये कीटोनिक समूह अल्कोहलिक समूह में बदल जाएगा और हमें देखिए एथिल 3 हाइड्रोक्सी, भाई जो हमारा एथिल 3 ऑक्सो था वो बदल गया एथिल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोएट में। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। ऐसे नवा देखिए बच्चों, ये हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेनोल। साइक्लोहेक्सेनोल दिया हुआ है और इस साइक्लोहेक्सेनोल का हम CrO3 के द्वारा ऑक्सीकरण कर रहे हैं। हमें बताना है उत्पाद क्या बनेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें उत्पाद प्राप्त होगा साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है, यानी कि अल्कोहलिक समूह कीटोनिक समूह में बदल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए बच्चों 10वां देखिए बच्चों ये हमें दिया हुआ है मैथिलीन साइक्लोहेक्सेन। भाई मैथिलीन साइक्लोहेक्सेन है और मैथिलीन साइक्लोहेक्सेन से देखिए ये बन रहा है साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड बन रहा है। क्लियर है? अब हमें बताना है कि क्या क्या अभिकर्मक हम लोग काम में लेंगे। तो देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पे काम में लेंगे सबसे पहले BH3, ठीक है, बोरोन ट्राईहाइड्राइड काम में लेंगे, यानी इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे। दूसरा हम काम में लेंगे H2O2 OH-, ठीक है, और उसके बाद तीसरा काम में लेंगे PCC, यानी इन तीनों अभिकर्मकों को हम अगर काम में लेंगे तो देखिए हमारा मैथिलीन साइक्लोहेक्सेन, जो हमारा मैथिलीन साइक्लोहेक्सेन है, देखिए ये हमारा है मैथिलीन साइक्लोहेक्सेन, मैथिलीन साइक्लोहेक्सेन, और ये बदल जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड में, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड में। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे देखिए। अब देखिए बच्चों 11वां देखिए बच्चों हमें ये दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेनोन। देखिए साइक्लोहेक्सेनोन दिया हुआ है और हमें बताना है साइक्लोहेक्सेनोन का निर्माण किस अभिकारक से होगा, यानी हमें रिएक्टेंट बताना है। और देखिए इस रिएक्टेंट की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं ओजोन के साथ में और फिर अभिक्रिया करवा रहे हैं जिंक H2O के साथ में। क्लियर है? तो देखिए बच्चों हमारा जो यहाँ पे अभिकारक होगा वो साइक्लोहेक्सिडीन साइक्लोहेक्सेन होगा। देखिए इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सिलिडीन। देखिए साइक्लोहेक्सिलिडीन साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और देखिए बच्चों जब इसकी अभिक्रिया हम ओजोन के साथ और फिर जिंक H2O के साथ करवाएंगे तो हमें देखिए ये साइक्लोहेक्सेनोन प्राप्त होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 18, देखिए निम्नलिखित के संभावित कारण दीजिए। देखिए बच्चों पहला देखिए साइक्लोहेक्सेनोन अच्छी लब्धि में साइनोहाइड्रीन बनाता है परंतु 2,2,6 ट्राईमेथिल साइक्लोहेक्सेनोन ऐसा नहीं करता। देखिए समझिए भाई जो साइक्लोहेक्सेनोन है वो तो अच्छी लब्धि में साइनोहाइड्रीन बनाता है लेकिन 2,2,6 ट्राईमेथिल साइक्लोहेक्सेनोन ऐसा नहीं करता है। तो देखिए बच्चों समझिए, देखिए साइक्लोहेक्सेनोन का कार्बोनिल समूह ध्रुवीय होता है अतः इस पर HCN का नाभिक स्नेही संकलन आसानी से होकर अच्छी लब्धि में साइनोहाइड्रीन बन जाता है। तो देखिए बच्चों ये हमारा होता है साइक्लोहेक्सेनोन, इसे कहते हैं साइक्लोहेक्सेनोन। और अब हम बात करें, देखिए हम लोग बात करें 2,2,6 ट्राईमेथिल साइक्लोहेक्सेनोन की, तो देखिए समझिए ये हमारा होता है 2,2। देखिए समझिए यहाँ पे ये 1 पोजीशन 2, 3, 4, ये वाली 5 और ये पोजीशन 6। तो देखिए ये होगा हमारा, ये हमारा क्या होगा 2,2,6 ट्राईमेथिल साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, तो देखिए बच्चों होता क्या है, जो ये साइक्लोहेक्सेनोन है इसका कार्बोनिल समूह ध्रुवीय होता है अतः इस पर HCN का नाभिक स्नेही योग या हम कह सकते हैं नाभिक स्नेही संकलन आसानी से होता है। ठीक है, और क्या बनता है, साइनोहाइड्रीन बनता है। क्लियर है? तो देखिए समझिए यहाँ पे देखिए ये अभिक्रिया, देखिए साइक्लोहेक्सेनोन HCN के साथ अभिक्रिया करता है और साइनोहाइड्रीन बन जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, लेकिन 2,2,6 ट्राईमेथिल साइक्लोहेक्सेनोन में उपस्थित
तीन मैथिल समूहों के, देखिए समझिए यहाँ पे भाई, यहाँ पे कितने मैथिल समूह है, तीन मैथिल समूह। तो देखिए तीन मैथिल समूहों के प्लस आई प्रभाव यानी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रभाव के कारण कार्बोनिल समूह की ध्रुवता कम हो जाती है तथा इन तीन मैथिल समूहों की त्रिविम विन्यासी बाधा के कारण, देखिए समझिए यहाँ पे, देखिए बच्चों यहाँ पे तीन मैथिल समूह है, ठीक है। तो तीन मैथिल समूहों की त्रिविम विन्यासी बाधा के कारण नाभिक स्नेही का आक्रमण मुश्किल से होता है, अतः इस पर HCN के योग से प्राप्त साइनोहाइड्रिन की लब्धि बहुत ही कम होती है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए दूसरा, देखिए सेमी कार्बेजाइड में दो NH2 समूह होते हैं परंतु केवल एक NH2 समूह ही सेमी कार्बेजोन विरचन में प्रयुक्त होता है। तो देखिए बच्चों समझिए, सेमी कार्बोजाइड में उपस्थित दो NH2 समूह में से केवल एक NH2 समूह ही सेमी कार्बेजोन बनाने में प्रयुक्त होता है, क्योंकि देखिए समझिए, क्योंकि C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल समूह के पास वाले NH2 समूह के NH बंध, देखिए समझिए यहाँ पे भाई, जो ये C डबल बॉन्ड O समूह है इसके पास वाले NH2 समूह के NH बंध अनुनाद के कारण प्रबल होते हैं, जबकि NH के पास वाले NH2 समूह के NH बंध दुर्बल होते हैं क्योंकि इनमें अनुनाद नहीं होता, अतः ये अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो देखिए बच्चों समझिए, देखिए समझिए यहाँ पे जो ये C डबल बॉन्ड O है इसके पास वाले जो ये NH2 है, जो ये NH2 होते हैं, इस NH2 में जो NH बंध होता है वो इसके साथ क्या करता है, अनुनाद में भाग लेता है। भाई कहने का मतलब है नाइट्रोजन के पास में एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जो कि देखिए क्या करते हैं, अनुनाद में भाग लेते हैं। क्लियर है? और प्रबलता से अनुनाद में भाग लेते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है और इसीलिए ये जो है यानी NH से जुड़े हुए जो NH2 समूह है वही सेमी कार्बेजोन बनाने में भाग लेते हैं। क्लियर है? आगे देखिए तीसरा, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं अल्कोहल से अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एस्टर के विरचन के समय जल अथवा एस्टर जैसे ही निर्मित होता है उसको निकाल दिया जाना चाहिए। तो देखिए बच्चों समझिए, यहाँ पे पहले अभिक्रिया को देखिए। देखिए बच्चों अभिक्रिया हम लोगों को पता है कि जब अम्ल, देखिए जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की और अल्कोहल की अभिक्रिया करवाई जाती है अम्ल की उपस्थिति में तो एस्टर का निर्माण होता है, साथ में जल बनता है, हम लोग सब पढ़ के आए हुए हैं। आगे देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अल्कोहल से क्रिया द्वारा एस्टर बनने की अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। देखिए समझिए ये अभिक्रिया कैसी होती है, देखिए ये जो अभिक्रिया होती है ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, दोनों दिशाओं में चलती है। तो देखिए अतः एस्टर बनते ही वह वापस जल से क्रिया करके अम्ल तथा अल्कोहल बना देता है, अतः अभिकारकों एवं उत्पादों के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। इसलिए जल या एस्टर को बनते ही अभिक्रिया मिश्रण से निकाल देने पर साम्य अग्र दिशा में विस्थापित हो जाता है, जिससे एस्टर अधिक मात्रा में बनता है। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 19, देखिए एक कार्बनिक यौगिक में 69.77% कार्बन, 11.63% हाइड्रोजन तथा शेष ऑक्सीजन है। ठीक है, यौगिक का आणविक द्रव्यमान 86 है यानी 86 है। यह टोलेन अभिकर्मक को अपचित नहीं करता परंतु सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ योगज यौगिक देता है तथा आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। प्रबल ऑक्सीकरण पर एथेनोइक तथा प्रोपेनोइक अम्ल देता है। यौगिक की संभावित संरचना लिखिए। तो देखिए बच्चों यहाँ समझिए, भाई कार्बनिक यौगिक में कार्बन दिया हुआ है 69.77%। ठीक है, हाइड्रोजन हमें दिया हुआ है यहाँ पे 11.63%। ठीक है, सबसे पहले हम पता करेंगे ऑक्सीजन का, यानी ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है। तो हम क्या करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के प्रतिशत को सबसे पहले जोड़ेंगे, यानी इन दोनों के प्रतिशत को जोड़ेंगे। देखिए क्या होगा, 0, 4, ऐसे देखिए 1 और ये 8, यानी इन दोनों का प्रतिशत। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के प्रतिशत को अगर हम जोड़ेंगे हमारा निकल के आएगा 81.40%। ठीक है, और देखिए बच्चों किसी भी कार्बनिक यौगिक का जो कुल कंपोजिशन होता है उसको 100% माना जाता है। तो हम क्या करेंगे, 100 में से, देखिए 100 में से हम इस 81.40 को अगर माइनस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें ऑक्सीजन का प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत है, तो देखिए यहाँ हो जाएगा 0।
ये हो जाएगा 6, ठीक है। देखिए समझिए, यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 18। तो देखिए बच्चों समझिए यहाँ पे यानी 1, देखिए बच्चों यहाँ 1 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है ये हो जाएगा 18.60% हमारी क्या निकल के आ गई, ऑक्सीजन। क्लियर है, यानी हमें कार्बन भी पता है, हाइड्रोजन भी पता है, ऑक्सीजन भी पता है। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए यौगिक में उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर यौगिक का अणु सूत्र निम्न प्रकार है। तो देखिए बच्चों, अब हम इसका अणु सूत्र ज्ञात करेंगे तो हम इस तरीके की एक सारणी बनाएंगे। देखिए इस तरीके की सारणी बनाएंगे जिसमें यहाँ पे लेंगे हम तत्व, यहाँ पे लेंगे प्रतिशत मात्रा, यहाँ मोल अनुपात, यहाँ आपेक्षिक अनुपात। क्लियर है, देखिए यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमें दिया हुआ है कार्बन का 69.77%, हाइड्रोजन दिया हुआ है 11.63% और देखिए ऑक्सीजन हमने निकाला ना यहाँ पे 18.60, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, ऑक्सीजन का परसेंटेज हो गया। अब हम इसका मोल अनुपात निकालेंगे। देखिए बच्चों मोल अनुपात कैसे निकालेंगे, जो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हमें प्रतिशत मात्रा दी हुई है, इनमें इनके परमाणु भार का भाग देंगे। तो देखिए समझो यहाँ पे ये जो कार्बन का प्रतिशत है, इसमें कार्बन के परमाणु भार यानी 12 का, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, यानी 12 का भाग देंगे, ये निकल के आ गया 5.814 यानी 5.814। क्लियर है। इसी तरीके से देखिए ये हाइड्रोजन का प्रतिशत है, इसमें हम हाइड्रोजन के परमाणु भार का यानी 1 का भाग देंगे, ये आ गया 11.63 यानी 11.63, ठीक है। इसी तरीके से देखिए ये हमारा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का प्रतिशत है, इसमें ऑक्सीजन के परमाणु भार यानी 16 का भाग देंगे, ये निकल के आ गया 1.16। क्लियर है यहाँ तक का। अब देखिए हम इनका आपेक्षिक अनुपात ज्ञात करेंगे, यानी इनके सरल अनुपात में बदलने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में से जो सबसे छोटा मोल अनुपात है उसका भाग इन तीनों में दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे 5.814 यानी इसमें भाग देंगे 1.16 का। इसी तरीके से देखिए इसमें देखिए 11.63 यानी 11.63 में भाग देंगे 1.16 का, और इसी तरीके से 1.16 यानी 1.16 में भाग देंगे 1.16 का। और देखिए यहाँ निकल के आया 5, यहाँ 10, यहाँ 1। क्लियर है, तो ये इनके आपेक्षिक अनुपात निकल के आ गए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखिए, तो देखिए अतः यौगिक का अणुसूत्र C5H10O होगा। तो देखिए बच्चों हमारा यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा, C5H10O। क्लियर है, तो देखिए ये इसका अणुसूत्र होगा क्योंकि इसका अणुभार 86 है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, प्रश्नानुसार यौगिक टोलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता, अतः यह एल्डिहाइड नहीं है, लेकिन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड यानी NaHSO3 के साथ योगज यौगिक बनाता है तथा आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, अतः यह मेथिल कीटोन है, इसलिए इसका संरचना सूत्र ये होगा। तो देखिए बच्चों हमारा यौगिक क्या होगा भाई, जो C5H10O हमारा जो यौगिक है वो क्या होगा, वो यौगिक होगा हमारा पेंटेन 2-ओन। क्लियर है, आया समझ में। चलिए आगे देखिए, और रासायनिक अभिक्रिया देखिए, रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार होगी। देखिए ये हमारा पेंटेन 2-ओन है, इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का योग हो जाएगा और इस योगज उत्पाद का निर्माण होगा। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे देखिए। इसी तरीके से देखिए आयोडोफॉर्म परीक्षण देखिए हमारा ये पेंटेन 2-ओन, देखिए आप पेंटेन 2-ओन है, आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा, यानी इसकी अभिक्रिया NaOH और I2 के साथ करवाने पर देखिए हमें आयोडोफॉर्म का पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। क्लियर है। इसी तरीके से देखिए ऑक्सीकरण, देखिए इसका जब हम ऑक्सीकरण करेंगे, पेंटेन 2-ओन का ऑक्सीकरण करेंगे, हमें एथेनोइक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल प्राप्त होगा। क्लियर है बच्चों। आगे अब देखिए प्रश्न नंबर 20। देखिए बच्चों, यद्यपि फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं कार्बोक्सिलेट आयन की तुलना में अधिक है, परंतु कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल की अपेक्षा प्रबल अम्ल है, क्यों? देखिए बच्चों इस टॉपिक को हम पढ़ के भी आए हुए हैं, हम लोगों ने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो फिनोल की तुलना में प्रबल अम्ल होता है। और देखिए इसका आंसर देखिए, फिनोक्साइड आयन में ऋणात्मक आवेश केवल एक ऑक्सीजन परमाणु तथा कम विद्युत ऋणी कार्बन पर वितरित होता है। क्लियर है। जबकि कार्बोक्सिलेट आयन में ऋणात्मक आवेश 2 ऑक्सीजन परमाणुओं पर वितरित होता है।
अतः इसमें ऋणात्मक आवेश का विस्थानीकरण फिनोक्साइड आयन से अधिक होता है, इसलिए इसका अनुनाद द्वारा स्थायीकरण अधिक होता है। इसीलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल की अपेक्षा प्रबल अम्ल है। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से भी पढ़ा था। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, इसी के साथ इस यूनिट के अभ्यास प्रश्न समाप्त हो गए हैं और अब ये यूनिट हमारी पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। तो आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करिए, रासायनिक अभिक्रियाओं को लिख लिख के याद करने की कोशिश कीजिए। क्लियर है? और देखिए बच्चों, अब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट यूनिट के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है? धन्यवाद।